जय भीम। थक गए? 4 घंटे से बैठे हैं आप सब, थक गए? उमस गर्मी में इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। पहले मैं लेट हुआ, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। आप सब इतनी देर से इतनी पेशेंटली हमारा इंतजार कर रहे थे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब एक बार ऐसा जय भीम बोल दीजिए कि हमें लगे कि हमारी गलती के लिए आपने हमें माफ कर दिया। जय भीम। साथियों, आप सभी का यहाँ पर इस इलेक्शन रैली में मैं और मेरे साथ मंच पर मौजूद सभी आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं और आप यहाँ मौजूद हुए इतनी गर्मी में, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, तांतिया भील मामा जी, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही साथ मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमज़ोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता गण के साथ साथ पूर्व विधायक और जो आपके यहाँ पे आज आपके बीच खड़े हैं, हमारे धिबनी सीट से बलबीर सिंह जी का तहे दिल से स्वागत करता। साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा था, तो वह एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। ये अंग्रेजी में है, मैं पहले अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर हिंदी में इसका मतलब समझाऊंगा। A form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed। साथियों, बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरह था। साथियों, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु साथियों, हमारे MP में बीजेपी की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं, बल्कि कुछ मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के हिसाब से चल रही है। साथियों, श्रीमती भारती कसडेकर जी और उनके परिवार के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह इनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। परंतु साथियों, हैरानी की बात इन 5 लोगों की हत्या नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि जब श्रीमती भारती जी 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने ही समाज के गवर्नर से मदद मांगने पहुंची, तो गवर्नर साहब ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। जिस सरकार में अपने ही समाज के लोग मदद करने से इनकार कर दे,
वो सरकार के बारे में मैं क्या ही कहूं। साथियों, क्या इसी तरह की सरकार को आपने वोट करके सत्ता में लाने के लिए कहा था? जवाब दीजिए साथियों, क्या ऐसी सरकार को हक है सत्ता में बैठने का जो अपने समाज की मदद ना कर सके? साथियों, आपने रामजी लाल अहिरवार जी का भी नाम सुना होगा। जी साथियों, मैं उन्हीं रामजी लाल अहिरवार जी की बात कर रहा हूं जिनकी दो मनुवादी सोच रखने वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने उन्हें सिगरेट के लिए माचिस नहीं दी। साथियों, ये उस सरकार का शासनकाल है जो तरक्की की बात करते हैं, जो दावा ठोकते हैं कि हमने भारत को पहला पिछड़े समाज से प्रधानमंत्री दिया। क्या उस भारत के प्रधानमंत्री के उस प्रधानमंत्री के भारत में ऐसा शासनकाल चल रहा है जहां पे हमारे समाज के इस व्यक्ति को एक माचिस की तिल्ली ना देने पर मार मार के हत्या कर दी जाए? बताइए साथियों, ऐसा है क्या ये भारत? साथियों, अभी 4 दिन पहले की बात है, आप सबने सुना होगा कि किस तरह एक 15 साल की बच्ची का बलात्कार कर उस उज्जैन की सड़कों पर फेंक दिया मरने के लिए। यहां पर साथियों, ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं उन 16,950 में से जिनके आज भी परिवार दर्द से गुजर रहे हैं, जिनका दुख हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस कांग्रेस और बीजेपी वालों की अगर मैं दोनों शासनकाल के दिन मिलाकर आप सबके सामने रख दूं तो वो भी कम पड़ जाएंगे जितने यहां पे पिछले 5 साल में हत्या और कांड हुए हैं। पर अब और नहीं साथियों, अब कमलनाथ जी और शिवराज जी को ना हम भूलने देंगे और ना हम उन्हें कभी बता देंगे। हम उन्हें बता देंगे कि पिछले 5 साल में 16,950 से हमारे परिवारों के सदस्यों के अत्याचारों का बदला हम मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा पर बसपा का परचम लहरा कर लेंगे। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था हर वर्ष 10 लाख नौकरियां देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, आज मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या उनमें से कोई भी वादा पूरा हुआ? कोई भी वादा पूरा हुआ? साथियों, उन वादों को तो ना ही पूछे तो अच्छा होगा, पर जो काम इन्होंने हर करके दिखाए हैं वो काम मैं आपके सामने एक बार रख के दिखाता हूं। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पे पहुंच गई पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पे पहुंच गई हमारे SC, SC, OBC के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार करने में। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पर है हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करने में। साथियों, ये बीजेपी की सरकार इतनी बेशरम है कि जब इनकी गृह मंत्री से पूछा जाता है कि यहां पर इतना आतंक क्यों है, तो उनका जवाब आता है कि भाई यहां की पुलिस हर केस दर्ज करती है, इसलिए यहां पे क्राइम ज्यादा लगता है। साथियों, जब कोई आदमी ये सफाई दे तो सिर्फ 2 चीजें सामने आती हैं। पहली तो या तो हम सब पे वो उस पद पर बैठ के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, या फिर वो आदमी बहुत ही बड़ा बेवकूफ और निहायती गधा है। दोनों ही मामलों में साथियों उस आदमी को पद पर बैठने का कोई हक नहीं, और जिस मुख्यमंत्री की सरकार में ऐसे काम होने लगे उस मुख्यमंत्री को भी उस सत्ता पे बैठने का कोई हक नहीं। तो साथियों, आज इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी घबराई हुई है और उन्होंने अपने केंद्र मंत्री को यहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। पर यहां शायद वो भूल गए हैं कि बसपा ने यहां पर 2 बार मुख्यमंत्री को हराकर वापस भेजा है।
तो ये केंद्र मंत्री आपके सामने कुछ नहीं। तो साथियों, अब समय आ गया है इस बेकार सरकार को जवाब देने का।